हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, और उस चैप्टर का नाम था फॉरेन एक्सचेंज। आधा चैप्टर हमने फॉरेन एक्सचेंज का कंप्लीट कर लिया था। तो एक बारी हम आगे चलने से पहले रिवाइज करेंगे जैसे यूजुअली करते हैं। इसमें बताया था मैंने, सबसे पहले तो मीनिंग बताया था फॉरेन एक्सचेंज का कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू बेसिकली फॉरेन करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी आर नोन एज फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, कलेक्टिव टर्म है। सारी फॉरेन करेंसीज के लिए हम कलेक्टिवली फॉरेन एक्सचेंज टर्म यूज करते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आप जो है फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब डोमेस्टिक करेंसी का यूज जो है, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में तो रिकॉग्नाइज होती है, इंटरनेशनल लेवल पे शायद दूसरी कंट्री में जो लोग हैं वो उसको रिकॉग्नाइज ना करते हो। तो इसलिए कहा गया है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो फॉर दैट पर्पज हमने क्या किया है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेटअप करी है, एक सिस्टम बनाया जहां पे फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट किया जा सके किसी दूसरे देश की, मतलब डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट किया जा सके फॉरेन करेंसीज में, सो दैट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को जो है इजीली फैसिलिटेट करवाया जा सके। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है, बेसिकली बहुत सारे काम होते हैं वैसे तो, लेकिन बेसिक फंक्शन क्या है, एक कन्वर्जन फैसिलिटी आपको अलाउ करता है। ये कन्वर्जन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि यहाँ जाके आप कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने डोमेस्टिक करेंसी को दुनिया भर की किसी भी करेंसी में। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है एक प्री स्पेसिफाइड रेट होता है जिसके आधार पे कन्वर्जन अलाउ करता है आपको। उस प्री स्पेसिफाइड रेट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज रेट कह सकते हैं। और इस रेट के अंदर ये बताया था मैंने कि ये रेट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है, वक्त के साथ इसमें चेंज आता है। और फ्लक्चुएशन की वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होता है। वो फ्लक्चुएशन की वजह से डोमेस्टिक करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो सकती है या फिर वीक हो सकती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है और इस तरह का फ्लक्चुएशन है जिसकी वजह से करेंसी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। और अगर फ्लक्चुएशन की वजह से करेंसी वीक हो जाती है, उसे हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन। ठीक है सर। इसके बाद मैंने इसमें आपको बताया था एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में कि दुनिया भर में कितने सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम दुनिया भर में 3 सिस्टम फॉलो किए जाते हैं एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के, याद होगा। एक बताया था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें हम बात कर चुके हैं, एक होता है जी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, या इसी को हम डर्टी एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, डर्टी। ठीक है, हाँ जी। तो अब आ जाते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मार्केट पर। देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है ये आपको काफी हद तक पता ही है, क्योंकि चैप्टर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको मिल ही गया होगा। सबसे पहले तो सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। देखिए जी, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का एक ऐसा सिस्टम जहां पे फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो मार्केट के बेसिस पे डिटर्मिन होता है। मार्केट बेसिस पे मतलब, मार्केट बेसिस का मतलब है सर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जो भी फॉरेन करेंसी की डिमांड सप्लाई है ना, उसके आधार पे अगर रेट फिक्स किया जाता है तो उस सिस्टम को हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। तो रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, नोट नहीं करना है आपको कुछ भी, ऑन द बेसिस ऑफ, इसे क्या कहते हैं, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है यहाँ पे। सर मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब है। मार्केट फोर्सेस का मतलब है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट फिक्स होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। मतलब सर, मतलब ये कि अगर मार्केट में ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी ना फॉरेन करेंसी की तो रेट बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो रेट घट जाएगा, ये होता है इसके अंदर। अच्छा, मतलब ये हो गया सर कि इसमें ना जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन मतलब दखलंदाजी, इंटरवेंशन नहीं होती किसी की, गवर्नमेंट की नहीं होती। गवर्नमेंट यहाँ इंटरवीन नहीं करती, गवर्नमेंट मार्केट पे छोड़ देती है कि भाई साहब
मार्केट को करने दो जो भी करना है, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो रेट फिक्स होगा मार्केट उसके हिसाब से चलेगी। सर ये सिस्टम फॉलो करने का क्या पर्पज है, इससे क्या फायदे, इससे क्या नुकसान है? देखिए सबसे बड़ा फायदा जो है इसका कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं होती इसमें। मतलब सर देखो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है ना, गवर्नमेंट को बहुत रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है मार्केट की। गवर्नमेंट बहुत रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करेगी। मॉनिटरिंग करने का मतलब है कि वो बहुत रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करेगी मार्केट को कि डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करेगी। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो इकोनॉमी यूज करती है या वो गवर्नमेंट यूज करती है इसको जिसको मार्केट में इंटरवीन नहीं करना होता। ठीक है, गवर्नमेंट जो है दखलंदाजी नहीं करना चाहती, फ्री रखना चाहती है। वो चाहती है कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट से रेट डिटरमिन हो जाए, कंज्यूमर और सेलर जो है वो खुद आपस में बैठ कर डिसाइड कर लें कि क्या किस आधार पे रेट, किस आधार पे एक्सचेंज की जाएगी फॉरेन करेंसी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता। इसके अलावा गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं बात? पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ रहा था सरकार को। क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि सर जो भी फ्लक्चुएशन होती थी ना मार्केट के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और उसके लिए रिजर्व फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए थे। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कि भाई साहब हमारी दखलंदाजी नहीं होगी, आप देख लो आपको क्या रेट फिक्स करना है, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो भी तय होगा उस आधार पर ट्रांजैक्शन कर लेना। अब जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया तो सबसे पहले गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खत्म हो गया, नंबर वन। नंबर टू, इंटरवेंशन के अलावा गवर्नमेंट को रिजर्व भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे बात? लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि मार्केट की जो स्टेबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है। मार्केट इस केस में हो जाती है इनस्टेबल। मतलब सर मतलब उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है रेट में। कभी जैसे $1 इक्वल्स टू 50 है तो कल को 52, 55, 60, 70 कुछ भी हो सकता है, और ऐसे घट भी सकता है एक्सचेंज रेट। तो मार्केट जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर स्टेबल नहीं होती, और इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका उनको रिस्क ज्यादा होता है इस मार्केट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर। समझ आ गई बात? रिस्क का सारा कनेक्शन किससे होता है सर? रिस्क का सारा कनेक्शन होता है स्टेबिलिटी से। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम रिस्क, हायर द स्टेबिलिटी लोअर विल बी द रिस्क, और लोअर द स्टेबिलिटी हायर विल बी दी रिस्क। जितनी कम स्टेबिलिटी स्टेबल मतलब जितनी कम स्टेबल होगी मार्केट उतना ही ज्यादा रिस्क होगा इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा अब जाहिर है मार्केट क्योंकि अनस्टेबल है तो इन्वेस्टर का रिस्क है, और अगर इन्वेस्टर को ज्यादा रिस्क है तो बताओ जरा इस तरह का सिस्टम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा या डिस्करेज करेगा? अच्छा ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना इसके साथ एक दिक्कत और है कि ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देता है। क्या मतलब सर? और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को भी एक इससे प्रोत्साहन मिलता है इस सिस्टम के अंदर। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सट्टेबाजी होता है। मतलब सीधे शब्दों में अगर कहा जाए स्पेकुलेटिव एक्टिविटी मतलब सट्टेबाजी। तो इसमें क्या होता है ना, रेट में बहुत उतार चढ़ाव होता है, रेट कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। अब क्योंकि रेट में उतार चढ़ाव की पॉसिबिलिटी है तो मैं इसके आधार पे स्पेकुलेशन कर सकता हूं, मैं शर्त लगा सकता हूं, सट्टेबाजी कर सकता हूं। जैसे आज की रेट में $1 चल रहा है मान लो 72 का। अब मैंने आपसे पूछा आपको क्या लगता है अगले एक हफ्ते में रेट कहां जाएगा, रेट बढ़ेगा या घटेगा? आपने कह दिया सर सपोज ये 78 हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये घट जाएगा 70 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि रेट इसमें फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी है तो इस आधार पे हम एक दूसरे से शर्त लगा सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं, सट्टा लगा सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और अल्टीमेटली हम जो है स्पेकुलेशन के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ना ये प्रोत्साहन देता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा एक बार सर आप हमें समझा दो कि पूरा इसके अंदर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होता कैसे एग्जैक्टली, ग्राफ बना के समझा दो। देखिए जी ये है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का ग्राफ अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो मैं एक हाइपोथेटिकल व्यू दे रहा हूं आपको कि मार्केट जो है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन किस तरीके से करती है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां है जी डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी सर इधर इधर डिमांड एंड सप्लाई, इधर है फॉरेन एक्सचेंज रेट।
और इधर है यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिमांडेड एंड सप्लाइड, मतलब फॉरेन करेंसी की मार्केट में डिमांड और सप्लाई के यूनिट्स इधर लिखेंगे हम, और इधर उनका रेट है। तो अब देखो जो डिमांड कर्व होता है ना, आपको पता है डिमांड कर्व कैसा होता है, ये आपने 11th में पढ़ाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि डिमांड कर्व ना डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है सर, इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या इंडिकेट करता है सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंडिकेट करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना कम होगा डिमांड उतनी ज्यादा होगी। रेट आप जितना जैसे जैसे कम करोगे ना डिमांड बढ़ती जाएगी, इसलिए डिमांड कर्व जो है फॉरेन करेंसी का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और फॉरेन करेंसी का जो सप्लाई है वो कैसी होगी सर? एज यूजुअल जैसे किसी भी कमोडिटी की सप्लाई होती है अपवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है जी। अब सप्लाई पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, किसकी डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं? फॉरेन करेंसी की डिमांड सप्लाई। जिस रेट पे, रेट मान लो जैसे किसी फॉरेन करेंसी का रेट है $1, $2, $3, $4, इस तरीके से रेट्स हैं इधर। तो जिस रेट पे जाके डिमांड सप्लाई बराबर हो जाते हैं वो रेट कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। मान लीजिए ये रेट फिक्स हो गया, रेट क्या है सर? यहाँ पे मान लो हो गया ये $50, नहीं ये हो गया जी 50 रुपीज, 50 रुपए, कितने डॉलर के लिए? $1 के लिए, ये $1 मान लीजिए ये रेट फिक्स हो गया। तो ये एक्सचेंज रेट क्या हो गया? 1:50 का। समझ रहे हैं बात? अब कल को मान लो डिमांड चेंज हो जाती है, डिमांड चेंज होने का क्या मतलब है सर? डिमांड चेंज होके मतलब बढ़ सकती है, घट सकती है, मैं बढ़ा देता हूं, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बढ़ा दिया। जब डिमांड बढ़ गई तो पहले की तुलना में डिमांड कर्व शिफ्ट होके चला गया D1 पे। ठीक है। अब देखो जब डिमांड बढ़ गई तो रेट क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है। अब देख लो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड के बढ़ने से रेट, सर रेट भी बढ़ रहा है। रेट पहुंच गया मान लीजिए यहाँ पे 60 फॉर, इसे कह देते हैं $1.25, 1.25। बात समझ आ रही है? मैं आपको एक हाइपोथेटिकल डिटर्मिनेशन समझा रहा हूं एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ना डिमांड सप्लाई, जो मार्केट डिमांड सप्लाई होता है उसके इंटरेक्शन के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होता है। जहां पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो रेट एक्सचेंज रेट कहलाता है। कल को अगर डिमांड चेंज हो जाएगी तो रेट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, डिमांड अगर कम हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा। ऐसे ही सप्लाई के चेंज होने की वजह से एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना ही समझ लीजिए आप, फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, आइए नोट्स में से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। क्या लिखा है इसमें लिखा है रिफर्स टू अ सिस्टम वेयर एन exchange rate for a currency is fixed by the market forces of demand and supply of foreign exchange. Under this system there is no intervention by the government. इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ना तो गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करती है ना एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। आगे लिखा है एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द मोस्ट वॉलेटाइल एज द एक्सचेंज रेट अंडर दिस सिस्टम कीप ऑन चेंजिंग ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस। इसमें लिखा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बाकी सारे सिस्टम की तुलना में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं रहता, इट कीप ऑन चेंजिंग ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस। ठीक है जी, आगे लिखा है इट इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क, ये बता दिया मैंने। इन्वेस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, इन्वेस्टर्स के लिए हाई डिग्री ऑफ रिस्क है इस सिस्टम के अंदर। एंड ऑल्सो एनकरेजेस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को भी एनकरेज करता है, प्रोत्साहन देता है उसको। एज मार्केट इटसेल्फ फिक्सेस द एक्सचेंज रेट, therefore government is not required to maintain large amount of foreign exchange reserves। क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है गवर्नमेंट को तो फिक्स करना नहीं है, मार्केट को फिक्स करना है, इसलिए गवर्नमेंट को अब रिजर्व भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि मार्केट फिक्स करती है तो इसमें जो रेट फिक्स होता है ना उसमें फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी होती है। फ्लक्चुएशन बहुत रेगुलर बेसिस पे आता है और फ्लक्चुएशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको।
अगर करेंसी में चेंज आएगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर एक्सचेंज रेट में अगर चेंज आएगा तो उसका डोमेस्टिक करेंसी पे दो इंपैक्ट पड़ेगा जी, या तो करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, या तो करेंसी डेप्रिसिएशन होगा या करेंसी एप्रिसिएशन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? और करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन क्या होता है ये मैंने पहले बताया है आपको। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? एक बारी मैं फिर से आपको बता देता हूं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती, मार्केट फिक्स करता है एक्सचेंज रेट, और इस वजह से गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है इसके अंदर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में वो खत्म हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके लिए रिस्क बढ़ जाता है, वो डिस्करेज होते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को इससे प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा, जो भी चेंज आएगा एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से हमारी करेंसी या तो वीक होगी या स्ट्रांग होगी, जिसे मैं पहले बता चुका हूं करेंसी डेप्रिसिएशन या करेंसी एप्रिसिएशन कहते हैं। दो सिस्टम हमने कर लिया है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कर लिया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कर लिया। डिफरेंस आता है एग्जाम में फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया कि आपको कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। मैं बता देता हूं कौन कौन से पॉइंट्स के बेसिस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप जब भी डिफरेंस करेंगे ना एग्जाम में, आप हमेशा कॉलम के फॉर्म में ही करेंगे डिफरेंशिएट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पैराग्राफ वाइज डिफरेंशिएट करते हैं, सही तरीका नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से 2 कॉलम बनाएंगे, इसके अलावा एक और तीसरा कॉलम बेसिस का बनाएंगे, आधार जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहला डिफरेंस तो हो जाएगा जी किस बेसिस पे, आप सबसे पहले तो मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दो कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम वेयर एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट, और फ्लेक्सिबल में एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी के बेसिस पे, कौन सा वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। जाहिर है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। इसके अलावा किसमें रिस्क ज्यादा है इन्वेस्टर का, कौन सा वाला सिस्टम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, ये लिख सकते हैं। 4 तो हो गए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कौन प्रमोट करता है। ठीक है, इसमें से कौन सा वाला सिस्टम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को प्रमोट करता है। अच्छा, इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, अगर एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन। 2 इफेक्ट आते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, जो है क्या होगा सर, यहां ना करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाता है, करेंसी डेप्रिसिएशन या करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं सर, करेंसी डिवैल्यूएशन होता है, सॉरी करेंसी डिवैल्यूएशन एंड करेंसी रिवैल्यूएशन हो सकता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। और फ्लेक्सिबल में होता है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। कितने बता दिए मैंने, 6 पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं। मिनिमम 4 नंबर का सवाल आता है, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो कभी कभी ये 6 नंबर में भी आ जाता है सवाल। फाइनल एग्जाम में तो नहीं आएगा, मिड टर्म्स में यूजुअली टीचर्स पूछ लेते हैं 6 मार्क में, तो आपको मैंने 6 पॉइंट्स लिखा दिए, आप लिख सकते हैं। मीनिंग के बेसिस पे, स्टेबिलिटी के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी और डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएट होने का। ठीक है, ओके। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको। अब हमने कंप्लीट कर लिया है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी हमारा कंप्लीट हो गया, फ्लेक्सिबल भी कंप्लीट हो गया हमारा, मेरिट्स भी कर लिया, डिमेरिट्स भी कर लिया उसके। अब आ जाते हैं जी एक लास्ट सिस्टम इसके अंदर बचा हुआ है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी सिर्फ कह सकते हैं, या एक अजीब सा नाम है इसका, डर्टी एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है जी, ये है लास्ट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट डिटरमिन करने का ही एक तरीका है। यहां पे एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होता है सर, यहां पे कौन इन्वॉल्व है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में। जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर मार्केट है, यहां पे कौन इन्वॉल्व है, फिर यहां पे ना, यहां पे आरबीआई और मार्केट दोनों होती है। आरबीआई मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे होती है, ठीक है,
आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे होने का ये मतलब हो गया कि इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस दोनों के आधार पे ही एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन किया जाता है। सर ये समझ नहीं आ रहा कि आरबीआई भी और मार्केट फोर्सेस के थ्रू भी होगा, दोनों एक एट अ टाइम किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है ना कि सबसे पहले आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एक बैंड तय कर देती है एक्सचेंज रेट का। समझाता हूं मैं, आरबीआई का क्या रूल है, आरबीआई ना एक्सचेंज रेट का एक बैंड फिक्स कर देगी। बैंड मतलब सर, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट उसकी फिक्स कर देगी। जैसे आरबीआई ने फिक्स कर दिया $1 फॉर 80, ये मैक्सिमम है, और $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज, ये मिनिमम लिमिट हो गई एक्सचेंज रेट की, मैक्सिमम लिमिट हो गई। समझ रहे हैं बात? मतलब ये कि आरबीआई ने ये कहा कि जी ऐसा है कि एक्सचेंज रेट की जो एक्सचेंज रेट जो मैक्सिमम जाएगा ना 80 तक जा सकता है और मिनिमम 50 तक जा सकता है, ये हमने फिक्स कर दिया है। उसके बाद बीच में रेट कुछ भी रहे, बीच में अब रेट 70 हो, 75 हो, 54 हो, 60 हो, ये कौन फिक्स करेगा? ये फिक्स करेगी मार्केट। समझ आ रही है बात? कहने का मतलब कि जैसे मान लो अभी रेट चल रहा है $1 फॉर 72, 72 रुपए का रेट चल रहा है मार्केट में। ये किसने फिक्स किया? मार्केट ने फिक्स किया। अब ये रेट बढ़ेगा या घटेगा, 72 से 75 हो गया, 76 हो गया, 78 हो गया, गवर्नमेंट या आरबीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। घट के ये 72 से 70 हो गया, 65 हो गया, 60 हो गया, 55, 54, 51 हो गया, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। मतलब गवर्नमेंट फ्री प्ले ऑफ मार्केट पे छोड़ देगी कि आप तय करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कब इंटरवीन करेंगे, गवर्नमेंट कब इंटरवीन करेगी? जब इस लिमिट को एक्सचेंज रेट क्रॉस करेगा, लोअर लिमिट से नीचे चला जाए या अपर लिमिट को क्रॉस कर दे, इन दो ही सिचुएशन में आरबीआई इंटरवीन करता है। तो कहने का मतलब कि आरबीआई या गवर्नमेंट का रोल तो होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, लेकिन एक्टिव रोल नहीं होता। समझ रहे हैं एक्टिव का मतलब? एक्टिव का मतलब यह है कि बहुत रेगुलर बेसिस पे इंटरवेंशन की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक तरीके से पानी जब सर से ऊपर निकलने लगता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है अब इंटरवेंशन की जरूरत है क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो गवर्नमेंट जो है आरबीआई के थ्रू इंटरवीन करती है मार्केट के अंदर और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और ऐसे ही जब लिमिट जो है, जब एक्सचेंज रेट जो है वो कम होने लगता है, $1 इक्वल्स टू 50 से भी नीचे चला जाएगा सपोज, तो उस सिचुएशन में भी आरबीआई इंटरवीन करेगी। अब इंटरवीन करने का क्या मतलब है, क्यों इंटरवीन कर रही है? इंटरवीन करने का पर्पज ये उसको रोकना कि रेट जो है 80 से ऊपर ना जाएगा, जाने लग 80 पे पहुंच जाएगा और उससे ऊपर जाने वालों को तो आरबीआई जो है ऐसे इनिशिएटिव्स लेगी जिसके थ्रू उसको कम किया जा सके। सर क्या ही इनिशिएटिव लेगी? इनिशिएटिव लेगी उसको कम करने के लिए। क्या मतलब सर? मतलब यहां पे खुद सोचो, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता था सर? गवर्नमेंट फिक्स करती थी रेट, और रेट अगर एक्सचेंज रेट उससे ऊपर जाता तो गवर्नमेंट क्या करती थी सर? गवर्नमेंट रिजर्व का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करती थी। एग्जैक्टली यहां पे भी यही होगा। अगर एक्सचेंज रेट इससे ऊपर जाएगा तो आरबीआई इंटरवीन करेगी मार्केट में, और क्या करेगी? आरबीआई जो रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करके उसको कंट्रोल करेगी कि वो रेट जो है इससे ऊपर ना जाए। उसी तरीके से अगर एक्सचेंज रेट घटते 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 मतलब 60 से 65, 54, 51 इस तरीके से घटते घटते नीचे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, तो गवर्नमेंट फिर से, आरबीआई फिर से यहाँ पे इंटरवीन करेगी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करके इसको यहीं पे रोकने की कोशिश करेगी। मतलब गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो एक्सचेंज रेट है ना वो जो मैक्सिमम लिमिट है या जो मिनिमम लिमिट है उसको क्रॉस ना करे। ये रोल होगा यहाँ पे इसका। समझ गए बात? इंश्योर करने का काम होगा, एक्टिव रोल नहीं होगा। जरूरत पड़ने पे सिर्फ इंटरवीन किया जाएगा, उसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। और ऐसा करने के लिए इस सिचुएशन में भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जरूरत पड़ती थी फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की गवर्नमेंट को या आरबीआई को, उसी तरीके से यहां पे भी पड़ने वाली है। सवाल ये उठता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की तुलना में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस सिचुएशन में ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, गवर्नमेंट को ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ेगी या इस वाले केस में, या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ज्यादा जरूरत पड़ती थी? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी रिजर्व की, करेक्ट। तो मैं ये कह रहा था कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि ये जो है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, इसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर आपको नजर आते हैं, इसलिए हम इसको हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का।
तो इसके अंदर क्या होता है, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि दोनों के ही हैं, तो इसमें कुछ फायदे कुछ नुकसान जो है दोनों के नजर आएंगे। जैसे डिमेरिट यह है कि इसमें भी गवर्नमेंट को रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन मेरिट एक तरीके से यह है कि गवर्नमेंट को पहले की तुलना में कम रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। मेरिट दूसरी तरफ यह है कि ये जो इन्वेस्टर्स है उसका कंप्लीट रिस्क तो मिनिमाइज नहीं करता, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट रिस्क को कंट्रोल कर देता है। रिस्क जो है वो एक उसका एक मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट फिक्स कर देता है। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट को कुछ हद तक प्रोत्साहन देता है, या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर पाता है। ये समझ आ गई बात। तो ये सारे इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। ओके, लिखा है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक also influences the exchange rate through intervention in the foreign exchange market। मतलब ये कि प्राइमरीली इस सिस्टम के अंदर तो एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही फिक्स होता है, लेकिन सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मार्केट में इंटरवीन करती है और उसकी एक मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है। ठीक है, इंटरवीन करती है ताकि जो रेट है उसको मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के दायरे में रखा जा सके। आगे लिखा है इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऑब्वियसली इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म, क्योंकि दोनों ही सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक नजर आते हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा गया है। आगे लिखा है एक्सचेंज रेट अंडर दिस सिस्टम ऑल्सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is required to maintain foreign exchange reserves so as to keep the exchange rate within the desired limit. This system is also known as dirty floating exchange rate system। ठीक है जी। तो इस सिस्टम के अंदर भी आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा, इसलिए रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, और इस सिस्टम को हम डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, वैसे तो मेरे को पढ़ाना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, ठीक है, लेकिन मैं इस पर ही बात कर लेता हूँ कि कुछ बच्चों के जहन में ये आ रहा होगा कि सर फॉरेन करेंसी की डिमांड या जो मार्केट में सप्लाई है वो किस तरीके से बढ़ती या घटती है। देखो, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ने का क्या मतलब है, जैसे आप अगर दूसरे देशों से कुछ खरीदना चाहते हैं या दूसरे देश घूमने फिरने जाना चाहते हैं, या आपका कोई रिलेटिव वहां रहता है उसको पैसे भिजवाना चाहते हैं, ठीक है, या विदेशों से कोई एसेट परचेज करना चाहते हैं, तो इस सब की वजह से ना आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। और जिन चीजों की वजह से आपको जरूरत पड़ती है वही सारे फैक्टर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को बढ़ाने वाले। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड किस चीज से प्रभावित होती है? तो डिमांड किस चीज से प्रभावित होती है जी? इंपोर्ट से। आप इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे डिमांड बढ़ेगी, इंपोर्ट कम करेंगे डिमांड कम हो जाएगी। टूरिज्म की वजह से डिमांड बढ़ती है। टूरिज्म मतलब आपको घूमने फिरने जाना है तो आप खरीदेंगे, आपको ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। वन साइडेड ट्रांसफर मतलब आप किसी को पैसे भिजवाना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। रेमिटेंसेस मतलब आपका कोई रिलेटिव रहता है वहां पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इन सब सिचुएशन में भी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। आप एसेट परचेज करना चाहते हैं, जाहिर है फॉरेन कंट्री में अगर आप एसेट परचेज करोगे तो वहां के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए आपको, तो फॉरेन एसेट्स परचेज करने के लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। तो इस सिचुएशन में भी डिमांड इसकी वजह से भी बढ़ती है। ठीक है, फिर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो 5 फैक्टर हैं, और भी रीजंस हो सकते हैं, मैंने 5 ही लिखे हैं। इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, टूरिज्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, एसेट परचेज करना चाहते हैं, या स्पेकुलेशन क्या मतलब सर? स्पेकुलेशन होता है सट्टेबाजी। मतलब आपको लगता है आने वाले टाइम में डॉलर की डिमांड बढ़ने वाली, डॉलर का रेट बढ़ने वाला है। जैसे आज की रेट में 72 चल रहा है डॉलर, आपको लगता है 80 रुपए हो जाएगा आने वाले टाइम में, या 90 रुपए का हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? अभी से भर भर के रख लोगे डॉलर्स खरीद के ना। अभी 72 का रेट चल रहा है ना, अभी 72 के रेट पे मार्केट से ढेर सारे डॉलर उठा के आप रख लेंगे, ताकि जब रेट 90 हो जाए तो आप इसको बेच दें। तो स्पेकुलेशन की वजह से भी डिमांड मार्केट में फॉरेन करेंसी की बढ़ जाती है। इंपोर्ट की वजह से बढ़ती है, खरीदना चाहते हैं, टूरिज्म की वजह से, ट्रांसफर की वजह से, एसेट परचेज करने की वजह से, या स्पेकुलेशन की वजह से। और इसका जस्ट अपोजिट होता है सप्लाई। मार्केट में सप्लाई बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? सर आप एक्सपोर्ट करो, माल अगर विदेशों में बेचोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाता है देश में, एफडीआई जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। आपको पैसा आता है विदेशों से, जैसे आपका कोई रिलेटिव विदेशों से पैसा भेजता है आपको, या आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का मतलब आपको लगता है रेट आने वाले टाइम में घटने वाला है मार्केट में फॉरेन करेंसी का, तो आप फटाफट से क्या कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी बेच देते हैं उठा के, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी की। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से
फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ जाता है कई दफा एक नंबर में कि एक दो रीजंस बता दें आप, कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से डिमांड या सप्लाई इफेक्ट होती है फॉरेन करेंसी की। तो ये सारे रीजंस हैं। ठीक है जी, बाकी डिटेल के लिए आप बुक रेफर कर लीजिएगा, एक बारी देख लीजिएगा। हम चल रहे हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज जहां पे हम डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था। मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया, उसे हम क्या कहते हैं जी सर, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्चुअली क्या है, ये पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना बेसिकली एक सिस्टम है या एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, जो जहां पे फॉरेन करेंसी को बेचा या खरीदा जाता है। ठीक है, इट इज अ सिस्टम वेयर फॉरेन एक्सचेंज आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे बेचा खरीदा जाएगा, या बेसिकली कन्वर्जन फैसिलिटी ये सिस्टम, ये मार्केट जो है अलाउ करती है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है ना, इसको हम दोस्तों में कैटेगराइज कर सकते हैं एक्चुअली। समझ आ गया ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे फॉरेन करेंसी को बेचा या खरीदा जाता है, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाता है। और इसको हम दोस्तों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होती है जी स्पॉट मार्केट और एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हो। स्पॉट मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो फॉर्म जहां पे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उसको इमीडिएटली उसकी सेटलमेंट करी जाती हो। मतलब सर, मतलब देखो, जब आप कोई चीज खरीदते हैं ना, वो अगर आपको इमीडिएटली दे दी जाती है या विद इन 3 डेज ऑफ परचेज अगर आपको ट्रांसफर हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्पॉट सेटलमेंट, स्पॉट मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, आप गए मार्केट पे अपना पैसा लेके, सर ये इतना रुपया है मेरे को, उसके बदले डॉलर चाहिए। आप वहां पे रुपया रखते हैं, आप डॉलर लेने गए हैं, आपको आपके पैसे के बदले इमीडिएटली जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके आधार पे इमीडिएटली आपको पैसा दे दिया जाता है, डॉलर पे कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं स्पॉट मार्केट, मतलब ऑन दी स्पॉट सेटलमेंट हो जाता है। अच्छा, ऑन दी स्पॉट से हमारे जहन में एक जो मैसेज आता है ना, वो ये आता है कि सर एकदम काउंटर पे पैसा रखा हमने और इन रिटर्न हमें डॉलर्स मिल गए। ठीक है, ये भी है, लेकिन यूजुअली 3 दिन का टाइम लगता है हमें। ठीक है, T+2 डे कहते हैं इसको, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज, मतलब टोटल 3 दिन। आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया ट्रांजैक्शन करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज खरीदने या बेचने के लिए, और उस एग्रीमेंट को सेट ऑफ करने में, सेटल करने में अगर 3 दिन का टाइम लग जाता है, तो भी वो स्पॉट मार्केट ही कहलाएगा, स्पॉट सेटलमेंट ही कहलाएगा। बात समझ आ रही है कि अगर मैंने आपको आज पैसा दिया, आप मेरे को अभी के अभी उसके बदले डॉलर दे दें, तो इट इज अ स्पॉट सेटलमेंट, स्पॉट मार्केट का पार्ट है ये। अगर मैं आपको अभी पैसा देता हूं, आप आज के अलावा, आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप मेरे को सैटरडे में सेटलमेंट करते हैं मेरा, ठीक है, तो भी इसको स्पॉट सेटलमेंट ही कहा जाएगा, और ये तब भी स्पॉट मार्केट में कवर होगा। मतलब कि स्पॉट मार्केट का मतलब वो होता है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की डिलीवरी या एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, वो स्पॉट मार्केट कहलाता है। बात समझ आ रही है कि फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में जो भी एग्रीमेंट किया गया, मतलब सर, मतलब बेचने या खरीदने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया होगा ना, वो एग्रीमेंट T+2 डेज के अंदर अंदर, विद इन T+2 डेज, मतलब ट्रांजैक्शन से लेके 2 दिन के अंदर अंदर अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उस तरह के मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज का कौन सा मार्केट कहते हैं? स्पॉट मार्केट कहते हैं। समझ आ रही है बात? और इसके अलावा दूसरी होती है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो एग्रीमेंट होता है ना, वो इमीडिएट सेटलमेंट के लिए नहीं होता। उसमें सेटलमेंट कब तक हो सकती है सर? उसमें सेटलमेंट होती है 90 डेज तक, 90 दिन तक, मतलब इसके अलावा 90 डेज। अगर 90 दिन के लिए कोई एग्रीमेंट आप कर रहे हैं ना, तो उसे वो पार्ट होगा फॉरवर्ड मार्केट का। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं एक बारी कि जैसे ये भाई साहब हैं, ये है रमेश, ये गया किसी के पास, सुरेश के पास, ठीक है,
और इससे कहता है जी ऐसा है मेरे पास $100 हैं, आप इसके बदले ना, सुरेश से कहता है कि आप इसके बदले मुझे रुपया दे दें। अब $100 हैं तो इसके बदले रुपया देना है, तो ये क्या करेगा, आज के रेट में एक्सचेंज रेट देखेगा, चेक करेगा कि आज के रेट में एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है। मान लो 70 रुपए चल रहा है एक्सचेंज रेट, तो कहता है ठीक है जी आप $100 दो, मैं आपको 70 रुपए के हिसाब से इसके 70,000 कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए दे देता हूँ। $100 का 7,000 बन जाएगा, 7,000 दे देता हूँ। अब ये अगर अभी के अभी हाथों हाथ दे देता है तो ये कौन सा मार्केट का पार्ट होगा, स्पॉट मार्केट कहलाएगा। ठीक है, अगर ये कहता है कि सर आज है थर्सडे और ये डिलीवरी करता है फ्राइडे में, तो भी ये स्पॉट मार्केट है। ये डिलीवरी करता है सैटरडे में, तो भी ये स्पॉट मार्केट है। समझ आ रही है बात। एग्रीमेंट हुआ है किस दिन, एग्रीमेंट हुआ है थर्सडे में। किस रेट पे हुआ है, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है ये वाले इस रेट पे हुआ है, और डिलीवरी कब होनी है, सैटरडे तक हो जाएगी, तो ये स्पॉट मार्केट का पार्ट है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो हिस्सा जहां पे एग्रीमेंट फॉरेन एक्सचेंज खरीदने बेचने के लिए होता है इमीडिएट बेसिस पे, जिसकी इमीडिएट सेटलमेंट होती है। इमीडिएट मतलब T+2 डेज में होनी होती है, उसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। लेकिन जहां पे दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, उस तरह की मार्केट को हम कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, एग्जांपल देता हूं यहां पे भी, जैसे ये है भाई साहब रमेश, ये है अपने सुरेश। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहता है कि सर मुझे ना, रमेश जाके से कहता है कि सर ऐसा है मुझे ना $2,000 चाहिए। रमेश सुरेश से कह रहा है इस बार $2,000 चाहिए। ऐसा कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा आपको $2,000। क्या रेट चल रहा है मार्केट में अभी, सर अभी चल रहा है $1.70 का। ऐसा कहा ठीक है जी 2,000 चाहिए आपको, 70 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 2,000 × 70 कर दो, ठीक है 1,40,000, 1,40,000 रुपए आप मुझे दे दो अभी के अभी, और मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं। अगर ये अभी के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये स्पॉट मार्केट पे कवर हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि सर ऐसा है $2,000 मुझे लेना है आपसे, लेकिन मैं आज नहीं लेना चाहता, मैं लेना चाहता हूं उसको मान लो 1 महीने बाद, 1 महीने के बाद मुझे चाहिए। तो सुरेश यहाँ पे क्या कह सकता है, सुरेश कह सकता है ठीक है भाई आप 1 महीने बाद आ जाना, 1 महीने बाद आके ले जाना। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन रमेश क्या कहता है कि सर ऐसा है मुझे $2,000 चाहिए, लेकिन मैं अगर आपके पास 1 महीने बाद आऊंगा ना, तो जो रेट है ना आज चल रहा है 170, ये रेट बढ़ सकता है, ये रेट ना बढ़ के 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। रमेश को ये लगता है कि अगर ये 1 महीने बाद आएगा 1,40,000 रुपए लेके और रेट बढ़ चुका होगा, तो इसे 1,40,000 रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा उसी को परचेज करने के लिए। $2,000 को परचेज करने के लिए आज के रेट में 1,40,000 रुपए देना है। लेकिन अगर ये 1 महीने बाद आएगा, रेट बढ़ चुका होगा, तो ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। समझ आ रही है बात। ये क्या चाहते हैं, ये चाहता है कि भाई साहब आप ना मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें कि आप मुझे 1 महीने बाद डॉलर्स देंगे, कितने, $2,000 देंगे। कितने में देंगे, आज के रेट पे देंगे। आज के रेट का मतलब $1.70 का जो रेट चल रहा है ना, इसी रेट पे दोगे। कब दोगे, 1 महीने बाद। ये एग्रीमेंट कर लिया। ये एग्रीमेंट जो फैसिलिटेट करता है ना, उसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फ्यूचर के लिए जहां पे एग्रीमेंट किया जाता है वो कहलाता है फॉरवर्ड मार्केट, और प्रेजेंट के लिए जहां पे एग्रीमेंट किया जाता है वो कहलाता है स्पॉट मार्केट। बात समझ आ गई। अब सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताओ, सुरेश का बेवकूफ है, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी ना कि रमेश ने $2,000 खरीदने के लिए 1 महीने बाद इसको खरीदना है, आज के रेट में एग्रीमेंट साइन करवा लिया सुरेश से। क्यों करवा लिया, क्योंकि उसको लग रहा था रेट बढ़ने वाला है, ये 75-80 हो जाएगा, और ये जो है ये साइन कर भी देता है। तो बताओ जरा, अगर रेट बढ़ गया तो इसको नुकसान हो जाएगा ना। मान लो रेट 80 हो गया 70 से, तो भाई साहब ये 1 महीने बाद तो किसी और को बेचता 80 रुपए में बेच सकता था, लेकिन इसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 70 में बेचना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि रमेश अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेट के बढ़ने का डर है इस वजह से इसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। लेकिन सुरेश बेवकूफ नहीं है। सुरेश असल में क्या है ना, सुरेश के दिमाग में चल रहा है रेट बढ़ने वाला नहीं है, इसको लग रहा है रेट ना 70 नहीं होगा 60 हो जाएगा, इसको लग रहा है 80 हो जाएगा, इसको लग रहा है 60 हो जाएगा। तो इसको बढ़ने का डर है रेट के, इसको घटने का डर है। अगर रेट घट गया और 1 महीने बाद इसने बेचा ना, तो 60 में बेच पाएगा ये, और अगर रेट बढ़ गया मार्केट में जाके ये खरीदेगा तो 80 में खरीद पाएगा। तो दोनों को डर है इस बात का कि रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है।
तो क्या किया ना, दोनों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई साहब एक काम करते हैं, आप मेरे को 1 महीने बाद भेज देना 70 के रेट पे। ये बंदा क्यों साइन कर रहा है, ये सोच के कर रहा है कि रेट बढ़ेगा, और ये एग्रीमेंट सुरेश की साइन कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि रेट घटेगा। तो दोनों अपने अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एग्रीमेंट साइन करते हैं। जो मार्केट प्लेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप एग्रीमेंट कर सकते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, फ्यूचर में सेटलमेंट करने के लिए आप अभी एग्रीमेंट कर सकते हो, उस मार्केट को हम फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। और जहां पे इमीडिएट सेटलमेंट होती है उसे स्पॉट मार्केट कहते हैं। स्पॉट मार्केट में जो रेट फिक्स किया जाता है ट्रांजैक्शन करने के लिए उसे हम नाम दे देते हैं स्पॉट रेट। क्या नाम देते हैं? स्पॉट रेट। और फॉरवर्ड मार्केट में जिस रेट पे एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड रेट। समझ आ गई बात? कोई डाउट है किसी को? फटाफट से कमेंट करो अगर कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट करिए, तब तक मैं एक बारी और समझा देता हूं, ये आप कमेंट कर दीजिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा इंतजाम जहां पे फॉरेन करेंसी को बेचा और खरीदा जाता है। ठीक है जी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो कन्वर्जन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इसके अलावा हम फॉरेन एक्सचेंज को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसे हम स्पॉट मार्केट कह सकते हैं और फॉरवर्ड मार्केट कह सकते हैं। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो हिस्सा जहां पे एग्रीमेंट फॉरेन एक्सचेंज को बेचने या खरीदने के लिए किया जाता हो और उसकी सेटलमेंट इमीडिएट होती हो। इमीडिएट का मतलब आप याद रखेंगे, इमीडिएट का ये मतलब नहीं कि जैसे मतलब एकदम कॉन्करेंट साथ के साथ इमीडिएट पेमेंट होनी चाहिए। इमीडिएट में T+2 मतलब 3 दिन का टाइम होता है, इमीडिएट की कैटेगरी में ही आता है। तो जहां पे इमीडिएट सेटलमेंट होता है वो स्पॉट मार्केट है। और फॉरवर्ड मार्केट वो होता है जहां पे बायर और सेलर आपस में एग्रीमेंट करते हैं फ्यूचर में फॉरेन करेंसीज को बेचने या खरीदने के लिए। ठीक है। जिस रेट पे फॉरेन फ्यूचर जिस रेट पे एग्रीमेंट साइन किया जाता है उसे हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। और जिस रेट पे स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन होती है, एग्रीमेंट होता है, उसे हम स्पॉट रेट कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये पूरा चैप्टर इस टॉपिक के बाद खत्म हो गया है। अब यूजुअली मैं आपको बुक से बहुत कम ही कहता हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, मैंने जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़ा है मेरा ख्याल है अभी तक मैंने किसी में नहीं कहा कि आप बुक रेफर कर लीजिएगा, लेकिन इसमें क्योंकि इसके नोट्स जो मैंने प्रोवाइड कराया ना आपको, जो PDF मैंने सेंड किया है उसमें इसके नोट्स नहीं है, तो इसके लिए आप बुक रेफर कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप बुक से पढ़ लीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, ठीक है, इसके फंक्शंस भी होंगे इसके कुछ। ठीक है, जैसे ये कन्वर्जन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसके अलावा 1-2 फंक्शंस और है वो पढ़ लीजिएगा। और इसके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स क्या है ये वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नजर आता है उसके अंदर तो आप वो मुझे भेज दीजिएगा या अगली क्लास में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।